Hello students, we will proceed. Hope you will be having 3 lectures in a row of electrostatics. आगे अगर हम लोग बढ़े तो बेसिकली अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे हैं, है ना। कूलम्ब्स लॉ 2 पॉइंट चार्ज के बीच का लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, हम सब जान चुके हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना जान चुके हैं हम लोग, किसी चार्ज पे वो कैसे एक्ट करता है ये भी जान चुके हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा है। ध्यान रखेंगे कि 2 पॉइंट चार्ज से रिलेटेड जहां भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप समझ सकते हो कि वो कूलम्ब्स लॉ का ही न्यूमेरिकल है ना। तो कूलम्ब्स लॉ को आगे अगर हम में बढ़ें तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जैसे एक मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम दे देता हूं, जैसे आप लोग यूट्यूब पे जो जवाब देते हो, है ना, उसी सिलसिले में मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल फोर्स between two charged particles kept at a distance 1 meter? I repeat the question. What is the minimum possible force between two charged particles kept at a distance 1 meter? All right. All right. So, what is the minimum possible force between two charges kept at a distance 1 meter? ये क्वेश्चन आप YouTube पे इसका जवाब देना। आगे फर्दर हम लोग जैसे सपोज एक क्वेश्चन करते हैं। दिस इज ए थ्रेड ऑफ लेंथ L at the point where it is attached with the ceiling. ये एक थ्रेड है L लेंथ का, सीलिंग में जहां ये अटैच है वहां एक चार्ज प्लस क्यू है एंड ए बॉल हैज आल्सो चार्ज प्लस क्यू एंड मास m। मतलब सीलिंग से जहां ये अटैच्ड है वहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है, इस बॉब पे भी एक प्लस क्यू चार्ज है और इसका मास क्या है, m है। इफ इट लाइज इन द वर्टिकल प्लेन एंड द बॉब इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये वर्टिकल प्लेन में लाई करता है और बॉब जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में है, then what is the tension in the string? मतलब what is tension in the string? In the string, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? देखिए ये हमारा जो बॉब है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स उस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम जानते हैं, है कि नहीं? 2 टाइप के इक्विलिब्रियम का हम लोग बात आप लोगों ने किया होगा क्लास 11th में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की नौबत, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में सोचने की नौबत तब आती है जब टॉर्क भी लग रहा होता है बॉडी में। तो अभी टॉर्क नाम की कोई चीज नहीं लग रही है हमारी बॉडी में। हम जिस बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं वो बॉडी हमारा पॉइंट मास है ना। दिस बॉब इज पॉइंट मास, और पॉइंट मास के इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि we have to only check and verify the forces acting on the point mass and we have to make it 0। मतलब वो जो पॉइंट मास होता है उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को हम लोग देखते हैं और हम लोग केवल और केवल फोर्स को बैलेंस करते हैं, है ना। जैसे राइटवर्ड फोर्स जितना होगा उतना लेफ्टवर्ड फोर्स होना चाहिए, अपवर्ड फोर्स जितना होगा उतना डाउनवर्ड फोर्स होना चाहिए। हम ऐसा काम करते हैं। देखिए अगर हम इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो इस बॉब का एक फोर्स, बॉब पे एक mg नीचे लगेगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, फर्स्ट फोर्स। सेकंड फोर्स कौन सा लगेगा? तो देखिए इसके सीलिंग पे पॉइंट चार्ज है और ये बॉब भी पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो एक रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा, यानी एडिशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। वो कितना लगेगा? तो दैट इज k q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज l स्क्वायर, है ना। k 9 × 10⁹ इन SI यूनिट हम जानते हैं। ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? तो चूंकि ये दोनों फोर्स की वजह से ये रस्सी, ये जो रोप है टाइट होना चाहेगा, है ना।
ये जो स्ट्रिंग है, तो तुरंत एक टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, वही टेंशन हम लोगों को कैलकुलेट करना, और एक टी अपवर्ड लगेगा, यानी टी अपवर्ड एंड mg एंड kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर डाउनवर्ड। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या होना चाहिए, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए, विच इंप्लाइज t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू mg प्लस kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर हो जाना चाहिए, है कि नहीं, mg प्लस kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर, दिस इज द टेंशन हो जाना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, यही पे ध्यान रखेंगे कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज निगेटिव हो जाता, अगर ये चार्ज निगेटिव हो जाता और थ्रेड तब भी टाइट होता, थ्रेड क्या होता, तब भी टाइट होता, तब क्या टेंशन इतना ही लगता, तो जवाब है नो, तब इतना टेंशन नहीं लगता, क्योंकि यहां पॉजिटिव था, बॉब अगर नेगेटिव चार्ज हो जाता तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, ये जो kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर डाउनवर्ड आपने लगाया है, ये kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर अपवर्ड लगता, तो अब फोर्स हम लोग कैसे देखते हैं, तो एक अपवर्ड फोर्स kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर, mg डाउनवर्ड, और एक नया टेंशन t डैश अपवर्ड, तो उस t डैश को और kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर को mg से बैलेंस करते, फिर एक नया टेंशन आ सकता है कि नहीं। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तो दिस इज द टेंशन mg प्लस kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, जैसे ये जो रोप है, ये रोप एक हद तक टू सम एक्सटेंट टेंशन को टॉलरेट कर सकता है, जैसे किसी रस्सी को, किसी रोप को बहुत ज्यादा जोर से खींचेंगे ना तो वो टूट जाता है, दैट इज द ब्रेकिंग टेंशन। तो ये जो टेंशन होना चाहिए, ये ब्रेकिंग टेंशन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टेंशन ब्रेकिंग टेंशन के बराबर हो गया तो रोप विल बी ब्रोकन एंड इक्विलिब्रियम विल बी नो मोर, है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दिस इज ए लाइन, इसके दोनों एंड पे दो चार्ज हैं, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, देयर आर टू चार्जेस। This is a plus q charge, point charge, and here is also a plus q charge. The distance is r. दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। Both the charges are fixed. ये दोनों चार्ज क्या है, फिक्स्ड है। तो क्वेश्चन इज, हम लोग एक इसको इलस्ट्रेशन हेडिंग दे दो, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें हम लोग अभी समझेंगे, है ना, इस एग्जांपल से, और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, है ना। ये दो पॉइंट चार्ज है ना, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ये दोनों फिक्स है। आपसे मैं पूछूं अगर कि वेयर शुड वी प्लेस ए स्मॉल चार्ज q in between the two charges so that the small charge is in equilibrium, and what should be the nature of the small charge, positive or negative or both। मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में मुझे एक चार्ज, स्मॉल चार्ज, लेट इट बी प्लस क्यू, है ना, मान लो यहाँ पे कहीं प्लस क्यू मुझे या माइनस क्यू रखना है, तो मैं कहां पे रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में हो, पहली बात। और एक और सवाल है, एक और क्वेश्चन है कि क्या ये प्लस क्यू ही होना चाहिए, क्या क्या माइनस क्यू, ये बीच वाला चार्ज नेगेटिव नहीं हो सकता है क्या, ये भी जरा सा वेरीफाई करना है कि नहीं। अगर दोनों हो सकते हैं तो दोनों सिचुएशन में क्या फर्क है, मतलब यहां दोनों तो पॉजिटिव चार्ज है, बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज है या बीच में नेगेटिव चार्ज है, अगर दोनों केस में बीच वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 होता है, तो क्या ये दोनों केस सिमिलर जैसे हैं क्या, इन्हीं चीज को हम चेक करेंगे। तो लेट हमारा बीच वाला चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, कहीं रख दिया मैंने, यहां से मुझे नहीं पता, दिस डिस्टेंस इज x, लेट दिस स्मॉल चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तो चूंकि ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा भैया, दिस विल बी r माइनस एक्स, दिस विल बी r माइनस एक्स। अब देखिए ये चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव की अगर बात करें, बीच वाले पॉजिटिव की बात करें, है ना, तो इस पॉजिटिव पे ये वाला लेफ्ट साइड वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, और बीच वाले पॉजिटिव पे ही राइट साइड वाला पॉजिटिव किधर फोर्स लगाएगा, तो रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा, है ना। इफ दिस इज 1 and this is 2 and this is 3,
then this is F on 1 due to 3, F on 3 due to 1 and this is F on 3 due to 2 हम लोग कह सकते हैं। इस फोर्स और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जरूर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या हैं, अपोजिट है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड को सेम करूं तो व्हाट आई विल राइट इज k q q by x x square is equal to k q q by r minus x का whole square. Alright, so k q q and k q q cancel हो जाएगा, which implies r minus x का whole square is equal to x x square. ये दोनों बराबर भी होने चाहिए, है ना। यहां से आ जाएगा r minus x is equal to plus minus x, ठीक है ना। अगर आप यहां से फिजिबल सॉल्यूशन पाना चाहते हो, इफ यू वांट ए फिजिबल सॉल्यूशन हियर, देन यू विल हैव टू टेक पॉजिटिव साइन, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा कि नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं यहां से लेता हूं r minus x is equal to x, then r is equal to x and x to x, which implies x is equal to r by 2। और ये देखने से भी क्लियर था, ये तो मैंने सॉल्व किया, वो देखने से क्लियर था कि बिल्कुल बीच में रखना होगा चार्ज को, क्योंकि ये दोनों कॉर्नर के चार्ज क्या हैं, सेम है, इसलिए बिल्कुल बीच में रखना होगा इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को। x इज इक्वल टू r by 2 आया। आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि यहां से माइनस एक्स क्यों नहीं लिया, तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस एक्स लूंगा तो माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर इट विल बी नो लॉन्गर इक्वेशन, इक्वेशन तो रहा नहीं कि एक्स का वैल्यू आ पाएगा, सो फिजिबल नहीं रहेगा सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई हमने यहां से केवल प्लस एक्स वाला वैल्यू, क्योंकि प्लस माइनस एक्स, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर जो है ना, उसको सॉल्व करने का ध्यान रखिएगा, तरीका यही है, दिस इज द वे, बट वी विल इग्नोर माइनस एक्स हियर, वी विल टेक प्लस एक्स एंड देन वी विल प्रोसीड टू गेट x इज इक्वल टू r by 2। तो x इज इक्वल टू r by 2 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये चार्ज पॉजिटिव नहीं होकर नेगेटिव होता, ये बीच वाला चार्ज पॉजिटिव होकर नेगेटिव होता, तब भी यही आंसर आता। पता है क्यों, क्योंकि अब हम क्या बोलते हैं कि अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो ये लेफ्ट वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा, यानी अब क्या हो जाता कि ये प्लस क्यू के कारण फोर्स इधर लगता और इस प्लस क्यू के कारण फोर्स इधर लगता। फिर से आप मैग्नीट्यूड को बैलेंस करते हैं तो k q q ही आता, क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो चार्ज के पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं देखते, हम सीधे मॉड ऑफ द चार्ज लेते हैं। तो ये प्लस क्यू ना होके माइनस क्यू भी होता तो भी यही इक्वेशन आता। सर फर्क यही हो जाता कि लेफ्ट वाला चार्ज अब अट्रैक्ट करता, राइट वाला चार्ज इधर अट्रैक्ट करता, है कि नहीं। तो दोनों को तो बैलेंस ही करना पड़ता हम लोगों को। देन आंसर विल बी अगेन x इज इक्वल टू r by 2 ही आता। यानी यहां पे हम बोल सकते हैं कि प्लस माइनस क्यू दोनों में से किसी एक को रखे बीच में, तो हमारा मिड पॉइंट पे चूंकि x r by 2 आया है, तो हमारा वो नेट फोर्स ऑन द स्मॉल चार्ज विल बी 0, ये कह सकते हैं। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस कि यहां प्लस क्यू रहे एक बार एंड एक बार यहां पे माइनस क्यू रहे। तो जरा देखिए, सबसे पहले लेट इट बी प्लस क्यू। सर पहले प्लस क्यू को समझते हैं कि यहां चूंकि प्लस क्यू है तो क्या होगा। अगर इस प्लस क्यू को थोड़ा सा राइट में मैं शिफ्ट करूं, मैं यहां रब करता हूं इस प्लस क्यू को, ये जो बीच वाला प्लस क्यू है, अगर इसको मैं थोड़ा सा राइट में इधर शिफ्ट करता हूं, पहले तो ये यहां था, अगर मैं यहां ले जाता हूं प्लस क्यू को, है ना, बहुत स्मॉल अमाउंट से, तो हमें पता चल चुका है कि दिस डिस्टेंस इज x which is r by 2 and this distance is r minus x, this is also r by 2 because x r by 2 आ चुका है, r minus r by 2 that is r by 2, ये भी r by 2 ये भी, क्योंकि ये दोनों चार्ज क्या है, सेम चार्ज है। अगर मैं इस प्लस क्यू को राइट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं, समझना मेरी बात को, अब क्या होगा, तो अब फिर से दोनों फोर्स लगाएंगे, दोनों जो कॉर्नर के चार्ज है वो फोर्स लगाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, लेफ्ट साइड में, राइट वाला पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, है ना, और लेफ्ट वाला पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में लगाएगा। लेकिन ये जो फोर्स है जो लेफ्ट में लगेगा इस प्लस क्यू के कारण, दैट विल बी ग्रेटर। पता है क्यों, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज लेस और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर आता है ना, k q q by x x स्क्वायर। नाउ ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी r minus x naught, है ना। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला फोर्स है, अगर मैं उसको देखूं जो कि ये प्लस क्यू लगा रहा है, तो उसको अगर मैं चेक करूंगा तो इट विल बी k q
क्यू बाई दिस डिस्टेंस इज, ये पूरा कितना है r/2, और अगर ये डिस्टेंस x0 है तो ये हो जाएगा r/2 माइनस x0 का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट में लगा। और राइट में अगर बात करें तो राइट वाला फोर्स कितना हो जाएगा, तो इस प्लस क्यू पे ये प्लस क्यू कितना फोर्स लगाएगा, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये तो r/2 था ही और ये x0, ये हो जाएगा KQ बाई r/2 प्लस x0 का होल स्क्वायर। मीन्स अगर मैं बात करूं कि अगर मिड पॉइंट पे जो चार्ज था स्मॉल चार्ज, उसको मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूं तो ये दो फोर्स लगेंगे। क्या ये दोनों फोर्स बराबर है, तो नहीं। एक फोर्स जो है वो है KQ बाई r/2 माइनस x0 का होल स्क्वायर, और एक है KQ बाई r/2 प्लस x0 का होल स्क्वायर। विच इज ग्रेटर, ये वाला फोर्स ग्रेटर है। पता है क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कम है, r/2 माइनस x0 का होल स्क्वायर यहां है, r/2 प्लस x0 का होल स्क्वायर यहां है। मतलब इस चार्ज पे लेफ्ट साइड में फोर्स ज्यादा लगेगा। ये जो मिड पॉइंट पे जो चार्ज था जिसको राइट में आप शिफ्ट किया, तो उस पर लेफ्ट वाला फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा राइट वाले फोर्स पे। लेफ्ट वाला फोर्स कौन लगाएगा, इस कॉर्नर का चार्ज, और राइट साइड में कौन फोर्स लगाएगा, तो लेफ्ट कॉर्नर का चार्ज। कौन सा डोमिनेंट होगा, तो ये डोमिनेंट हो जाएगा, ये क्योंकि लेफ्ट में लगा है और ये राइट में लगा है। यानी अगर बीच में पॉजिटिव चार्ज हो और उसको अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट करूं तो वो किधर की तरफ भागेगा, एक्सेलरेट करेगा। अगर मैं x0 से शिफ्ट करके छोड़ दूंगा तो वो किधर भागेगा, तो फिर से अपने इक्विलिब्रियम की तरफ भागेगा। मतलब यहां पे अगर प्लस क्यू चार्ज को मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो नेट फोर्स इधर लगता है, उसी तरीके से अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता तो नेट फोर्स इधर लगता। मतलब ये जो प्लस क्यू के लिए ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का तो पॉइंट है, ये तो तय बात है, बिकॉज नेट फोर्स तो जीरो है ही, अगर बीच में आप हो तो नेट फोर्स जीरो है। लेकिन वो इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम है, तो वो इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जहां पे वो हमेशा रहना चाहता है ना। अगर इसमें प्लस क्यू को राइट में शिफ्ट करूंगा तो लेफ्ट में फोर्स लगेगा, राइट में शिफ्ट करके छोड़ूंगा लेफ्ट में भागेगा, और जैसे ही लेफ्ट में शिफ्ट करके छोड़ूंगा फिर से राइट में भागेगा। इट्स जस्ट लाइक स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को जब हम आगे खींचते हैं तो पीछे भागना चाहता है ना, छोड़ देते हैं तो, और दबा के कंप्रेस कर देते हैं तो फिर से, मतलब ऑलवेज मेन पोजीशन की तरफ भागना चाहता है। और उस मेन पोजीशन को ही हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। यानी यहां पे अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो दिस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों चार्ज तो पॉजिटिव हैं ही, बीच वाला चार्ज भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए तीनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा या तीनों को निगेटिव होना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, है ना, ये इसलिए मैं समझा रहा हूं। तीनों पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए, है कि नहीं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन अगर यहां प्लस क्यू नहीं होके माइनस क्यू चार्ज होता, ये वाला चार्ज क्या हो जाता, निगेटिव चार्ज हो जाता और बीच में होता। तो देखो अगर ये मिड पॉइंट पे है तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों अट्रैक्शन कैंसिल आउट, नेट फोर्स जीरो। सो दिस माइनस क्यू चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। बट द न्यू थिंग इज व्हाट, अगर आप यहां से इसको शिफ्ट करते हो राइट में, इस माइनस क्यू को x0 से राइट में शिफ्ट करते हो, तो देखो गौर करना, जब यहां ये माइनस क्यू चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब अब इधर की तरफ ये जो फोर्स है ना KQ बाई r/2 प्लस x0 का होल स्क्वायर, ये इधर की तरफ लगेगा, है ना। और ये जो फोर्स है KQ बाई r/2 माइनस x0 का होल स्क्वायर, चूंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, यानी इधर की तरफ, यानी दिस फोर्स, यानी ये लेफ्ट वाला जो फोर्स है वो राइट में लगेगा और ये राइट वाला फोर्स जो है वो लेफ्ट में लगेगा। अब कौन सा ज्यादा है, तो अगेन ज्यादा तो यही वाला फोर्स है, लेफ्ट वाला फोर्स, ये बिकॉज डिनोमिनेटर कम है। अब गौर कीजिए कि अगर आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो नेट फोर्स किधर लगा, राइट में ही लगा, क्योंकि राइट वाला लेफ्ट वाले से क्या है, ज्यादा है। यानी अगर बीच में इस प्लस क्यू चार्ज, यहां पे भी प्लस क्यू चार्ज और बीच में माइनस क्यू चार्ज है, अगर तो इसको अगर आप राइट में शिफ्ट करोगे तो फोर्स भी राइट में ही लगेगा, और लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो फोर्स भी लेफ्ट में लगेगा। यहां राइट में शिफ्ट करते थे फोर्स लेफ्ट में लगता था, लेफ्ट में शिफ्ट करते थे फोर्स राइट में लगता था, नेट फोर्स। लेकिन यहां क्या है कि अगर आपने माइनस क्यू को राइट साइड में शिफ्ट किया तो वो राइट में ही भाग जाएगा, शिफ्ट किया छोड़ा वो उधर ही भाग जाएगा, यानी वो फिर से दोबारा इक्विलिब्रियम पे नहीं आना चाहता है। यानी है तो ये यहां पे जब है तो वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन उस इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब होते ही वो फिर से दोबारा वहां नहीं आना चाह रहा है। यानी अगर यहां माइनस क्यू चार्ज है तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं। यानी प्लस क्यू और यहां भी प्लस क्यू बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन प्लस क्यू यहां बीच में माइनस क्यू, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। है दोनों इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसी तरीके से माइनस क्यू और यहां भी माइनस क्यू होता, स्मॉल माइनस क्यू, तो भी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता। लेकिन माइनस क्यू और यहां पे फिर प्लस क्यू हो जाता, तो अगेन वो अनस्टेबल हो जाता। ठीक है ना, मतलब तीनों का साइन, अगर तीन चार्ज हो एक लाइन पे और बीच वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी होगा जब तीनों चार्ज का साइन सेम हो, है ना। तीनों या तो पॉजिटिव हो, नहीं तो तीनों निगेटिव हो। और बिल्कुल मिड पॉइंट तभी होगा जब ये दोनों चार्ज बराबर हो। क्योंकि ये दोनों चार्ज बराबर थे मैग्नीट्यूड में, इसीलिए एग्जैक्ट r/2 पे ही था। हो सकता था ये प्लस क्यू हो, ये +4q हो, तो फिर मिड इक्विलिब्रियम में तो होते, लेकिन बीच में नहीं होते, कहीं और होते। r/3 पे हो सकते थे या 2r/3 पे हो सकते थे, वो हम लोग कैलकुलेट करते। वो जैसे x को निकाला था वैसे ही आप वहां भी x को निकालते, है कि नहीं। ऑलराइट, आई एम गिविंग यू ए क्वेश्चन अगेन। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, है ना। मंडे से जून सेशन जो होगा उसमें भी हम लोग उसको देख सकते हैं। ऑलराइट, देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये ट्राई कीजिएगा। दिस इज -1 कूलम चार्ज एंड दिस इज +4 कूलम चार्ज। दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। या आप ऐसा ले लो, दिस इज -q चार्ज एंड दिस इज +4q चार्ज, +4q चार्ज, है ना। This the distance is 1 meter. Where should a small charge q be placed so that the entire system is in equilibrium? I repeat the question. You have two charge -q and +4q. The distance is 1 meter. Where should a small charge q to be placed so that on the line joining, मतलब इसी लाइन पे आपको प्लेस करना है ना, इधर चाहे इधर चाहे इधर, सो दैट द इंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इंटायर सिस्टम का मतलब आप समझ रहे हो, सब पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस पे भी होना चाहिए, इस पे भी होना चाहिए और उस चार्ज पे भी होना चाहिए। इंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इस चार्ज का आपको साइन भी बताना है कि वो चार्ज कहां रखे, इधर रखे कि बीच में रखे कि इधर रखे, है ना। ये देखने में छोटा क्वेश्चन है, ढंग से एक्सप्लेन करना है इसको, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। All right. Okay. Now we proceed vector form of Coulomb's law. Coulomb's law का वेक्टर फॉर्म क्या है? देखिए हम लोग दो चार्ज के बीच फोर्स निकालने आ गया है हम लोगों को, है ना। Q1 Q2/r², ये तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन भी हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन निकालने के लिए किस बात का ध्यान रखते हैं, तो दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन, दोनों नेगेटिव है तो भी रिपल्सन, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन हम लोग आराम से उस वेक्टर को भी पहचान लेते हैं जिधर वो फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड तो निकालने आता ही है, लेकिन प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में अगर हम निकालने की बात करें, मतलब अगर स्पेस दिया हो, XYZ कोऑर्डिनेट दिया हो और XYZ 3D में कहीं भी 2 पॉइंट चार्ज हो और दोनों के बीच आपको फोर्स निकालना हो, तो कभी कभी 4 ऑप्शन, मतलब बहुत छोटा क्वेश्चन होगा,
लेकिन फोर्स के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऑप्शंस नहीं होंगे, पूरे आई के मतलब यूनिट वेक्टर्स के भी फॉर्म में ऑप्शन हो सकते हैं फोर्स कैलकुलेट करने के। तो उस केस में हम लोग को कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आना चाहिए, है कि नहीं। जैसे देखिए मान लीजिए दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और कहीं जेड होगा हमारा, है ना, कहीं हमारा जेड होगा। दो चार्ज है, यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है ना। ये पॉजिटिव ये कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव अभी मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, है ना। ये Q1 जो है वो हमारा R1 पोजीशन पे है और Q2 जो है वो R2 पोजीशन पे है। मैं सारा पोजीशन कहां से ले रहा हूं, ओरिजिन से ले रहा हूं। दिस इज आवर 0,0,0। जैसे R1 पोजीशन कैसे निकालोगे, तो सपोज अगर Q1 जो है वो X1, Y1, Z1 पे होता तो R1 क्या हो जाएगा। सपोज ये जो पॉइंट है हमारा, मैं केवल लिख के समझा दे रहा हूं, मान लो ये X1, Y1, Z1 होता और ये जो Q2 होता ये होता X2, Y2, Z2 पे होता सपोज। तो R1 वेक्टर कैसे लिखते हैं आप, तो R1 वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हो, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो आप सिंपल लिखो R1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप, आप ऐसे लिखते हैं। R2 को आप क्या लिखते हैं, तो R2 को लिखते हैं आप X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप, आप ऐसे लिखते हैं, है कि नहीं, R1 और R2 को। अब देखिए Q1 और Q2 को मिलाने वाला जो वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर दिस, इसको मैं R वेक्टर बोल रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि देखिए ट्रायंगल, यही R वेक्टर जो है इट इज पोजीशन ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1, या R को अगर मैं पलट दूं मतलब 180 डिग्री से घुमा दूं तो दैट विल बी द पोजीशन ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2, है ना। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि मान लो दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B एंड दिस इज अ वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या शो करता है, दिस वेक्टर इज शोइंग पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, और अगर इस वेक्टर को इन्वर्ट कर दूं मैं तो दैट विल बी पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B हो जाएगा, है कि नहीं। तो दिस वेक्टर इज R जो है वो Q2 का पोजीशन Q1 के रेस्पेक्ट में दिखाता है, ये भी हमें पता है। और एक जो ट्रायंगल बन रहा है ना, R1 वेक्टर, R वेक्टर और R2 वेक्टर को मिला के देयर इज ए ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में अगर मैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाता हूं तो बहुत आसान है लगाना। आई कैन राइट R वेक्टर प्लस R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। क्यों, क्योंकि R1 का हेड और R का टेल मिल रहा है और R1 के टेल से लास्ट R का जो हेड है उसको मिलाने वाला वेक्टर R2 है, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर ये बड़ा वाला वेक्टर लिख सकते हैं आप लोग, दैट इज द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं। यानी R को मॉड R अगर मुझे निकालना हुआ तो सिंपल R, यानी ये अगर लेंथ निकालना होगा तो मुझे R वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, है कि नहीं। तो मॉड R क्या हो जाएगा, तो इट विल बी सिंपली मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं हम, है कि नहीं। तो देखिए अब फोर्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब अगर कोई कहता है फोर्स निकालो, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मुझे कोई कहता है निकालने को तो मैं निकाल सकता हूं, कैसे, तो पहले तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा K Q1 Q2, मॉड लगा भी देते हैं। देखो अगर मॉड ना भी लगा रहे ना तो यू हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यू, है ना, जरूरी नहीं बार बार यहाँ मॉड ही मैं लगाऊं, मैं कभी कभी K Q1 Q2 बिना मॉड के भी लिखूंगा, तो आपको समझ लेना है कि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। बाई डिस्टेंस R का स्क्वायर, दैट इज R का स्क्वायर, और किधर की तरफ, अब डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया Q1 Q2 R स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो मान लो अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो Q2 पे R वेक्टर की ही तरफ फोर्स लगता, क्योंकि सेंट्रल फोर्स होता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, तो इधर की ही तरफ फोर्स लगता, यानी मुझे एक डायरेक्शन क्या दिखाना पड़ता, R कैप लगाना पड़ता, क्या लगाना पड़ता, R कैप, और ये फोर्स निकलते ही Q1 पे फोर्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी में नेगेटिव लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कूलम्ब्स फोर्स जो होता है वो एक्शन रिएक्शन होता है कि नहीं, यानी एक चार्ज पे फोर्स निकलते ही हमारा काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, तो आई विल राइट K Q1 Q2, अब मैं मॉड हटा रहा हूं, और R के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R कैप के बाद मैं लिख सकता हूं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, R2 वेक्टर, देखो यहां मैंने मॉड हटाया है, आप मॉड लगा भी देना, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बिकॉज देखो R इज दिस,
और आर कैप भी लगाना है। आर कैप कैसे निकालते हैं हम लोग? आर कैप कैसे निकालते हैं? तो आर कैप का मतलब किसी भी वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो? तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो। यानी दिस आर कैप इज बेसिकली आर वेक्टर बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर। दिस आर कैप इज आर वेक्टर बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो फर्दर हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 विल बी K Q1 Q2 बाई, अब इस आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? आर वेक्टर को अगेन मैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू R वेक्टर। क्योंकि देखिए गौर कीजिए, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है यहां इनटू R वेक्टर। एंड व्हाट इज दिस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड? क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर में फिर से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड हो जाएगा 2 + 1 3, वही मैंने 3 कर दिया और R वेक्टर यहां दे दिया। तो दिस इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या हो जाएगा? तो इसी में माइनस इंसर्ट कर देंगे लेफ्ट में, बिकॉज वी नो एक्शन एंड रिएक्शन। तो अगर आप Q2 पे फोर्स निकालने आ गया आपको, तो Q1 पे फोर्स क्या कैसे निकालेंगे? सपोज इस पे फोर्स आ गया कुछ भी A, तो उस पे फोर्स माइनस A, बिकॉज एक्शन रिएक्शन पे। क्लियर? तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इज दिस, है कि नहीं? यानी आप सबसे पहले दोनों चार्ज की पोजीशन को आइडेंटिफाई करो, है ना, फिर पोजीशन को सब्सट्रैक्ट करो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, फिर वो दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना? फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्यूब करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। K Q1 Q2 तो ऊपर रहना है, वो तो हमेशा रहेगा, है कि नहीं? एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, है ना? एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन से क्लियर होगा, जैसे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे एक क्वेश्चन अगर किया जाए, सपोज एक चार्ज है ना, दिस चार्ज इज Q1 and it is at 1,2 and another charge is at 5,5. this is plus Q1 and this is plus Q2, ये 5,5 पे है। जेड कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट का 0 है, मतलब XY प्लेन में ही दोनों पॉइंट्स हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 और Q1 ड्यू टू Q2, है कि नहीं? यहां पूछा है वेक्टर फॉर्म में। देखिए मैग्नीट्यूड तो बहुत आसान है, K Q1 Q2 बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस आप सेक्शन आप निकाल भी सकते हो डिस्टेंस फार्मूला से, है ना? इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और पूरे में अंडर रूट, दैट इज द r, और स्क्वायर करेंगे तो वो रूट हट जाएगा, बहुत सिंपल। लेकिन मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, यहाँ वेक्टर फॉर्म में आपको जवाब देना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ Q2 ड्यू टू Q1 और वाइस वर्सा, कुछ भी। तो देखिए क्या करते थे हम लोग, तो इसे 1 इसे 2 बोलते हो आप, तो ये वेक्टर जो है ये 1,2 जो है, मैं इधर दिखाता हूँ 1,2, तो दिस इज योर R1 वेक्टर एंड दिस इज योर R2 वेक्टर। ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है, तो फिर ये हमारा R वेक्टर हो जाता है ना। और फोर्स ऑन Q2 क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, सबसे पहले तो दोनों का साइन पता है हमें, तो हमें इतना पता चल चुका है कि Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो R वेक्टर के ही अलोंग लगेगा, क्योंकि Q1 से Q2 को मिलाने वाला वेक्टर R वेक्टर ही है हमारा, फिगर से क्लियर है। मतलब फोर्स ऑन Q2 निकालने के लिए मैं डायरेक्ट फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि Q2 पे Q1 ही तो है जो फोर्स लगाएगा, बाकी कोई तीसरा चार्ज तो है नहीं, बट फिर भी मैंने लिख दिया फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज व्हाट। तो अभी एक रिजल्ट जो आया था, आप सीधे फाइनल रिजल्ट में सारी वैल्यूज को पुट कर दो। तो देखिए यहाँ R1 वेक्टर क्या है, अगर R1 वेक्टर की बात करोगे तो क्या है,
तो 1 i कैप प्लस 2 j कैप यानी i कैप प्लस 2 j कैप, है ना। अगर R2 वेक्टर की बात करोगे तो क्या है, तो R2 वेक्टर है 5,5 यानी 5 i कैप प्लस 5 j कैप, दोनों पता है हमें। तो हम क्या लिखेंगे भैया, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या लिखेंगे, तो K Q1 Q2 बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इनटू R वेक्टर, ये तो लिखोगे। यानी पहले R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है ना। और आपको पता ही है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर कोई वेक्टर A इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप होता है प्लस सी के कैप होता था, याद कीजिए, मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं वेक्टर, है ना। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मॉड ए क्या होता है, मॉड ए इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर के नहीं है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर सी नहीं है तो के का कोई कंपोनेंट नहीं है तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले हम लोग निकाल ही लेंगे दोनों को माइनस करके। ये क्या आ जाएगा, तो इट विल बी K Q1 Q2 एज इट इज रहने देंगे। R वेक्टर क्या है, तो R वेक्टर इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होता है, हम जानते हैं, है ना। R वेक्टर यहां से क्या आ जाएगा भैया, तो R2 वेक्टर माइनस R1 5 माइनस I 4 i कैप प्लस 5j माइनस 2j 3j कैप, यही तो है R वेक्टर हमारा, है ना। तो K Q1 Q2 इंटू 4 i कैप प्लस 3j कैप बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर यानी R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो 4 i कैप प्लस 3j कैप का मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 4 i कैप प्लस 3j कैप का मैग्नीट्यूड, तो a i कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इट विल बी, फाइनल आंसर विल बी K Q1 Q2 4 i कैप प्लस 3j कैप तो है ही, बाई 4 i कैप प्लस 3j कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और पूरे का क्यूब। सो इट विल बी, है ना, K Q1 Q2 4 i कैप प्लस 3j कैप बाई अंडर रूट 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 दैट इज 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। दिस इज द आंसर। अगर K Q1 Q2 का वैल्यू पता होता ये पूरा आंसर वेक्टर फॉर्म में आ सकता था। मैंने Q1 Q2 का कोई वैल्यू नहीं दिया है, आप देख सकते हैं। हो सकता है कि Q1 Q2 का कोई सुटेबल वैल्यू दिया जाए जिससे एक बहुत अच्छा समथिंग i कैप प्लस समथिंग j कैप में ये आंसर आ जाए। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, है कि नहीं। एक वेक्टर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप कीजिएगा, है ना, उसका भी जवाब दीजिएगा। ऑलराइट, जैसे डू दिस क्वेश्चन, ये एक्स वाई है, दिस इज ए पॉइंट 0, a एंड दिस इज ए पॉइंट a, 0। यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू और यहां पे एक चार्ज है माइनस क्यू। फाइंड फोर्स ऑन माइनस क्यू इन वेक्टर फॉर्म। मतलब एक वाई एक्सिस पे पॉइंट है 0, a, एक एक्स एक्सिस पर पॉइंट है a, 0, एक जगह चार्ज प्लस क्यू है, एक जगह चार्ज माइनस क्यू है। एक्स एक्सिस पे माइनस क्यू चार्ज है, वाई एक्सिस पे प्लस क्यू चार्ज है। आपको फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज निकालना है इन वेक्टर फॉर्म। मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है, K Q1 Q2 बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, r का स्क्वायर, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आपको जवाब देना है। ऑलराइट, ये होमवर्क है, इसको आप करेंगे। लेट अस प्रोसीड, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। हम लोगों ने दो चार्ज का इक्विलिब्रियम देखा, एक चार्ज का पहले देखा था, है ना, उसके बाद तीन चार्ज का भी इक्विलिब्रियम हम लोगों ने देखा, है कि नहीं। अब कूलम्ब्स लॉ को और बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए, है ना, कूलम्ब्स लॉ को और अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए हम लोगों को एक टर्म जल्दी इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूं मैं, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये सारी चीजें जो हो रही है ना, ये जो अभी
पिछले 2-3 दिनों से जो लेक्चर आप देख रहे हो, जिसमें देख रहे हो कि ये Q1 Q2 पे फोर्स लगा दिया, भैया उस फोर्स लगाने की वजह क्या है? तो जो मॉडर्न थ्योरी है, जो क्वांटम थ्योरी है, वो ये कहती है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो वजह है, वो कारण है जिसके कारण दोनों के बीच का इंटरेक्शन है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करता है, तो ये क्वांटम थ्योरी में पढ़ना है। आप लोग एनसीईआरटी में जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो ना, फिजिकल वर्ल्ड, उसमें लिखा हुआ है, जरा कभी पढ़ना। हालांकि क्लास 11th में पहला चैप्टर जो है फिजिकल वर्ल्ड, कि एक्सचेंज पार्टिकल्स के माध्यम से, है ना, हर फंडामेंटल 4 फोर्सेस जो होते हैं ना, उन चारों फोर्सेस के लिए कुछ पार्टिकल्स हैं, एक्सचेंज पार्टिकल्स, वही रिस्पॉन्सिबल है ना। जैसे फोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, जिसमें हम लोग अभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर कुछ दिनों के बाद जब हम करंट पढ़ लेंगे तो मैग्नेटिज्म में जाएंगे। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट उन फोटॉन्स के ही माध्यम से होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और उसी की वजह से दोनों के बीच में फोर्स निकालते हैं हम लोग, जो कूलम्ब्स फोर्स हमने निकाला अभी पॉइंट चार्ज मान के, है कि नहीं। तो कूलम्ब्स फोर्स को और डिटेल में अगर समझना हो ना, ऐसा मत समझना कि कूलम्ब्स फोर्स हम लोग पढ़ लिए आगे बढ़ गए हैं, नो। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेने के बाद कूलम्ब्स लॉ को और ढंग से और डिटेल में समझने में फायदा पहुंचता है। दैट्स व्हाई हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन जब आप जाएंगे किताबों में पढ़ेंगे, तो बोला जाता है कि इट इज द फील्ड अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, है ना। जैसे मान लो ये हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज है, कोई चार्ज है। अब स्पेस में यहाँ पे हर जगह इसका अपना एक फील्ड होगा। जैसे हम जान चुके हैं एक बात, क्या, कि यहाँ पे अगर मैं एक चार्ज रख दूं प्लस क्यू, तो ये इसको किधर की तरफ फोर्स लगा देगा, इधर की तरफ। अगर मैं इस चार्ज के सामने यहाँ पे कोई चार्ज रख दूं प्लस क्यू, तो ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे कोई माइनस क्यू चार्ज रख दूं, तो ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा देगा, है ना। यानी ये आसपास एक फोर्स लगाता है, हम जानते हैं, है कि नहीं। यानी इस चार्ज का वो कौन ऐसा चीज है, ये बड़े वाले चार्ज का, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है इस पे, या यहाँ रख देता, मैं यहाँ भी रख सकता था, यहाँ भी रख सकता था। तो उस चीज को, उस फैक्टर को ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस बिग चार्ज प्लस क्यू, जो मतलब हमारे फिगर में जो बड़ा है, बिग चार्ज स्मॉल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्यू चार्ज। यानी ये जो फोर्स लग रहा है प्लस क्यू इस क्यू पे, अगर मैं इस फोर्स की बात, सपोज इसी पेयर की बात करता हूं 2 मिनट, और दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है F, प्लस क्यू इस स्मॉल क्यू पे फोर्स क्या लगा रहा है? F। देन F इज व्हाट? देन F इज K Q बाय कुछ डिस्टेंस होगा, सपोज द डिस्टेंस इज R, दैट इज R स्क्वायर। इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस होगा R, है ना। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब किसे कहेंगे? ये तो फोर्स है ना, ये कैपिटल Q जो है, जिसका हम फील्ड निकालने जा रहे हैं, उसने इस स्मॉल q पे क्या लगाया? ये फोर्स लगाया। देन फील्ड इज E इज दिस फोर्स, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स बाय दिस q। लिमिटिंग वैल्यू पता है क्यों बोल रहे हैं हम लोग? लिमिटिंग, देखिए ध्यान रखिएगा, जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो इस लिमिट का मतलब समझते होंगे, लेकिन बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। लिमिट का मतलब दिस q इज वेरी वेरी स्मॉल, ये जो q है बहुत ही छोटा है। तो डेल्टा क्यू यानी q टेंड्स टू 0 लिखते हैं, लिमिट LT मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लिमिट F बाई Q है। तो F बाई Q का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इट विल बी KQQ बाई R स्क्वायर बाई Q। सो व्हाट इट विल बी? QQ कैंसिल, दैट इज KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर। ऑलराइट,